नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से एईडीओ यानी सहायक शिक्षा पदाधिकारी का विज्ञापन जारी कर दिया है और वह विज्ञापन संख्या है 87/2025। बड़ा सवाल यह है कि क्या यह विज्ञापन, यह जो पद है, यह जो वैकेंसी है, क्या विशेषकर शिक्षकों के लिए है? क्योंकि ये शिक्षा विभाग से संबंधित है, तो क्या इसमें शिक्षकों को कोई विशेष छूट मिल रही है? मसलन, क्या उनको आयु में कोई छूट मिल रही है? क्या कोई पासिंग मार्क्स में, कोई कट ऑफ में इत्यादि में कोई कोई छूट मिल रही है? कुल मिला के कहा जाए कि जैसे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के अभी वैकेंसी आए थे, जिसमें शिक्षकों को ही विशेषकर उसमें अप्लाई करने के लिए कहा गया था। तो क्या यह वैकेंसी एक ओपन वैकेंसी है या कोई कैटेगराइज्ड है? इन सारी बातों की जानकारी, उसके अलावा कौन फॉर्म भर सकता है, क्या है एज, क्या है कट ऑफ, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, अगर कोई बिहार से बाहर रहता है तो उसका जो उसके आवास का गणना, उसको कैसे गणना, उसका उसका स्थायी प्रमाण पत्र कौन सा माना जाएगा? इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पहुंचाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि सारी बातों का जिक्र एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना है। उसके अलावा जानें कितनी वैकेंसी है, कितना आपको अलग अलग कोटि में, जो भी आरक्षण कोटि में है, किसको कितना उसमें हिस्सेदारी मिलने जा रही है, आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा, फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आदि। इन सारी बातों की जानकारी हम इसमें देंगे। फॉर्म कब तक भर सकते हैं, आपको कब से शुरू कर सकते हैं, इन सारी बातों की जानकारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है लाइक शेयर जरूर करें। मैं इसमें प्रमुख बातों को आपको विस्तार में नहीं जाऊंगा, चीजों को आपको जो भी बुलेट पॉइंट्स है मैं उसको देखता जाऊंगा। आपको यहाँ बताता चलूं कि ये जो विज्ञापन संख्या है 87/25, यहाँ आपको इंगित किया गया है और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल पद 935 इन पदों पे है। अब ध्यान देने की जरूरत है, अलग अलग कोटि में आपको है आरक्षित, अनारक्षित, यानी जनरल में 374 अनुमान्य पद है, जिसमें 35% 36 आरक्षण जो है महिलाओं के लिए है, आपको वहां 131 उनके लिए है। ध्यान रखने की जरूरत है। अनारक्षित में 364 है, जिसमें से 131 उनको मिलेगा सिर्फ आपको पुरुषों इत्यादि के लिए। ईडब्ल्यूएस में 93 पद है, जिसमें से 33 पद आपको महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति 150 में है, जिसमें 53 आपको उसमें से महिलाओं में है। इसमें से घटाना पड़ेगा वो, क्योंकि 935 पद टोटल है, जिसमें से 319 आपको महिलाओं के लिए और शेष पद जो बच रहे हैं वो पुरुषों के लिए। उसी तरह से अत्यंत पिछड़ा के लिए ईबीसी के लिए 168 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 है, 4 वहां आपको महिलाओं के लिए हो जाएगा। उसके बाद पिछड़ा है ओबीसी 112 है और 39 उसमें महिलाओं के लिए है। और पिछड़े वर्गों की महिलाएं 28 विशेष उसमें दिया गया है। उसमें क्योंकि महिलाएं यहाँ दे ही दिया गया है, तो यहाँ महिलाओं के लिए कोई विशेष आरक्षण की बात वहां नहीं कही गई। अब चलिए देखते हैं सामान्य प्रशासन जो ये पूरी व्यवस्था दी है, यहाँ कुछ चीजों को का स्वतंत्रता सेनानी इत्यादि के लिए कोई विशेष चीज आपको दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र 25-26 दिनांक 18/2/16 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, पोता पोती नाता नाती नातनी के लिए आरक्षित 2% कुल पदों की आपको संख्या है। अब यहाँ जो मूल बात है, वेतनमान आपका जो प्रारंभिक वेतनमान स्तर 5 है और मूल वेतन आपका यहाँ 29,200 आपका है। और इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तन है। तो ये है शैक्षणिक योग्यता है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष यानी ग्रेजुएट अगर आप हैं तो भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो शिक्षकों के लिए यहाँ ध्यान देने की जरूरत है वो है उम्र सीमा में। यहाँ उम्र सीमा क्या सामान्य उम्र सीमा है कि या कोई विशेष कैटेगराइज किया गया, यही शिक्षकों को ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ यह भी ध्यान देने की जरूरत है, जो 1 से 5 में जो शिक्षक है, अगर वो स्नातक योग्यताधारी नहीं है तो नहीं होगा। ये सामान्य और ओपन परीक्षा है, जिसमें सबकी भागीदारी आपको है। यदि आप कार्यरत हैं तब भी कर सकते हैं, तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल एक स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर इसकी जितनी भी एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल करते हैं तो कर सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास स्नातक की योग्यता है तो आप कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात की जाए तो उम्र सीमा 1/8/25 को न्यूनतम 21 और अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37। तो आप ध्यान दीजिएगा, 37 वर्ष नॉर्मल है पुरुष के लिए, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा पुरुष और महिला और अनारक्षित महिला 40 वर्ष। जितने भी पिछड़ा और ईबीसी आपके पुरुष और महिला हैं और अनारक्षित हैं उनके लिए 40 वर्ष है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के महिला को 42 वर्ष की। ये क्लियर हो गया, सामान्य आपको आरक्षण है। अब देखिए यहाँ कार्मिक और प्रशासनिक सुधार यानी विभाग जो सामान्य प्रशासन इत्यादि जो है, जो सरकारी तंत्र के लिए कहा गया है, उनके पत्रांक ज्ञापांक का यहाँ जिक्र है 2374 और 16/7/2007 एवं समान प्रशासन के यहाँ 22,218 और 22/12/2022 के आलोक में बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक के लिए ध्यान रखिए, यहाँ नियोजित जा सकते हैं, क्योंकि वो नियमित रूप से नहीं कार्य कर रहे हैं
लेकिन एनओसी उनको, चूंकि कहीं ना कहीं इनरोल्ड है तो एनओसी वहां लेना पड़ेगा। लेकिन उनको करना क्या पड़ेगा यदि वो नियोजित है तो, विशिष्ट नहीं, विशिष्ट बीपीएससी टीचर हैं उन पे मैं आगे जो पढ़ूंगा वो उन पे लागू होगा। नियोजित अगर शिक्षक हैं तो उनको एक, चूंकि कार्य कर रहे हैं विभागीय स्तर पे, कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं, भले आप प्लानिंग में काम कर रहे हैं, नियोजन में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको आदेश लेना पड़ेगा। आपको वहां छूट नहीं मिलने जा रही है, आपको वहां छूट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप सामान्य जो 37 वर्ष इत्यादि वाला में है अगर आते हैं तो आप वहां जा सकते हैं। चलिए नियमित के लिए देखते हैं। 5 वर्षों की छूट अनुमान्य है। तो यदि मान लीजिए कि आप विशिष्ट शिक्षक हैं, बिहार पब्लिक कमीशन से आए हैं, बीपीएससी से आए हैं, वहां अगर कार्यरत हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। परंतु उक्त आयु की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब तक उनके द्वारा तब तक 5 अवसरों का उपयोग नहीं किया गया। जब आपको पता है कि अगर विभागीय स्थिति में है तो 5 प्रतियोगिता परीक्षा आपको देने के लिए अनुमति दी गई है, तो तभी 5 वर्ष की छूट मिलेगी जब आपने, यदि 5 वर्ष पूरे पांचों अवसर का लाभ नहीं लिया होगा। यह ध्यान, अगर 5 अवसर का लाभ ले लिया होगा तो आपको वो नहीं मिलने जा रहा है। यानी कहा जाए तो विशेष शिक्षक और प्रधान शिक्षक कोई भी अगर कार्यरत शिक्षक है उनको 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट मिलने जा रही है। तो या अगर मान लीजिए कि 37 वर्ष जनरल को एक उदाहरण के रूप में देखते हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी तो कितना हो गया, 37 5 42 वर्ष हो गए। उसके बाद कोई विशेष छूट नहीं दिख रहा है। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा की स्थिति में सक्षम पदाधिकार द्वारा प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अगर आप नियोजित भी हैं तभी भी आपको जमा जरूर करना पड़ेगा। यहाँ भले बिहार सरकार के आपको कर्मी के लिए, सरकारी सेवक के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपको सरकारी सेवक नहीं माना जाता है, क्योंकि आप यूं कहे कि कॉन्ट्रेक्चुअल व्यवस्था है, नियोजित। हाँ, विशिष्ट शिक्षक है, बिहार से पब्लिक सर्विस कमीशन से आए हैं, बीपीएससी से आए हैं, आप नियमित और बिहार सरकार के कर्मी कहे जाते हैं। प्रधान शिक्षक है तभी कर सकते हैं, प्रधान अध्यापक है तभी कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर एज में आते हैं तो ठीक है 37 वर्ष में, अगर 37 वर्ष से इधर आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट आपको वहां मिलने जा रही है, लेकिन आपको इसके लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। अब आगे देखते चलते हैं। बिहार सरकार के सरकारी शैक्षिक सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने, परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। 5 अवसर ही दिए जाएंगे कोई अगर सरकारी सेवक है। यहाँ कुल मिला के देखा जाए तो कोई विशेष सुविधा दिख नहीं रही है एज में। यह एक ओपन परीक्षा अभी तक दिख रहा है। आगे चल के देखते हैं कि और क्या क्या है। अगर देखा जाए तो यहाँ समान प्रशासन की अगर उम्र सीमा की छूट की बात की जाए तो समान प्रशासन के आलोक में अधिकतम आयु की सीमा में छूट में दिव्यांगों के लिए उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी गई। आप जिस कोटि में है वहां अगर दिव्यांग है तो 10 वर्ष की छूट, अगर सामान्य है तो 47 वर्ष, क्यों 37 वर्ष और 10, ठीक है। और अगर आप ईबीसी इत्यादि हैं तो 10 वर्ष वहां हो जाएगा, वो 50 वर्ष। यानी हर जो कोटि में, जिस कोटि में आप आते हैं वहां आपको क्या करना होगा, 10 वर्ष आपको छूट मिलेगी। और इसके लिए ध्यान ये देना, यदि दावा कर रहे हैं तो सक्षम प्राधिकार से आपको प्रमाण पत्र निर्गत कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ही वैध है। क्या है, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध हो। यानी जब आप इसका आवेदन कर रहे हैं उस टेन्योर में वो जो आपने सर्टिफिकेट बनवाया है उसकी वैलिडिटी हो। उसके बाद भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष है। अब चयन प्रक्रिया को ध्यान देखने, चयन प्रक्रिया में आपको है, ये चयन प्रक्रिया आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव लेवल में लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा, इसमें साक्षात्कार नहीं है। उसके अलावा इसमें आपको जो कटअप की बात कही है तो चलिए कटअप को भी देखते हैं। समान वर्ग के उम्मीदवारों को 40% आपको मार्क्स लाने हैं। कितने मार्क्स हैं आगे हम चर्चा करेंगे। पिछड़े वर्ग वालों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं और निःशक्त दिव्यांग को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना होता है। जी हाँ, ये कट ऑफ है, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं लिखित परीक्षा के विषय पत्र, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक क्या है। अब देखिए क्या स्थिति है। सामान्य भाषा में भाग 1 में समान अंग्रेजी 30 अंक के होंगे और समान हिंदी के 70 अंक होंगे। ये सामान्य भाषा की परीक्षा है, ध्यान देने की जरूरत है। इसमें स्थिति क्या, कितने अंक की परीक्षा हो रही, कितने प्रश्नों की संख्या और कितने अंक की परीक्षा, 300 अंकों की परीक्षा हो रही है, जिसमें सामान्य भाषा के 100 अंक के होंगे, 2 घंटा समय मिलेगा और 100 अंक होंगे जिसमें 30% मार्क जो है क्वालिफाइंग है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो भाषा की परीक्षा ये क्वालिफाइंग है। इसमें से कम 30 मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में आपको 30 मार्क्स लाने जरूरी है। और जिसपे आपका कट ऑफ बनेगा वो समान अध्ययन और समान योग्यता। समान अध्ययन में वस्तुनिष्ठ ये भी 100 नंबर का होगा आपको। उसके बाद है 2 घंटा इसके लिए होगा, कुल अंक 100 है। समान योग्यता वस्तुनिष्ठ, इसमें जनरल एप्टीट्यूड है, मैथमेटिकल है और रीजनिंग इत्यादि आएंगे। प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, ये 2 घंटा और ये भी आपको 100 अंक, यानी 300 अंक की परीक्षा होगी। 300 अंक की, 100 अंक जो भाषा है ये आपको ये क्वालिफाइंग हो। अगर ये क्वालिफाई करते हैं तभी आगे जो 200 अंक की जो परीक्षा हो रही है 100 की, अलग अलग 100 की, जिसमें से आपको समान अध्ययन समान योग्यता है, वहां से कट ऑफ आपका बनने के लिए आगे चेक किया जाएगा। अब चलिए देखते क्या है।
अब इसको कैसे कराता है, 2 शेड्यूल में कराता है, चूंकि 6 घंटे की परीक्षा है, तो 6 घंटे की परीक्षा हो सकता है 3 सीटिंग में हो। जी, जी हाँ, 3 सीटिंग में हो, यानी 3 बार बुलाया जाए, क्योंकि एक ही बार में किसी को 4 घंटा नहीं बिठा सकते हैं आप। अगर मान लीजिए कि ये जरूर 3 बार में परीक्षा इसकी होगी। आगे है, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है, जिसे हमने देख लिया। उत्तर के लिए अगर निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, अगर आपने गलत किया तो 1/3 उसका कट जाएगा। मान लीजिए एक प्रश्न है और 1 नंबर का है, तो 1/3 1 नंबर में से 1/3 आपका कट जाएगा। और यहाँ बहुत सारी चीजें, 30% आपको हमने अनिवार्य बता दिया, पाठ्यक्रम हमने बता दिया। अब चलिए पाठ्यक्रम भी देख लेते हैं लगे हाथ, पाठ्यक्रम की क्या स्थिति है, क्योंकि वीडियो तो लंबा तो जरूर होने जा रहा है। पाठ्यक्रम में हम बुलेट पॉइंट्स आपको दिखाते चलते हैं। समान प्रशासन में हिंदी और अंग्रेजी प्रश्न होंगे, जो अभ्यर्थी के भाषा संबंधी की होगी। समान अध्ययन में समान विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार का योगदान को जांचने वाले प्रश्न होंगे। समान योग्यता में आपको क्या होगा, मैथमेटिकल होगा, सारे अर्थमेटिकल चीजें होंगी। इसमें ध्यान रखने, संख्या पद्धति से प्रश्न होंगे, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन होगा, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, सादृश्य, समानता और एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, ये सब रीजनिंग में है। स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंगगणितीय तथा शक्ति शाब्दिक चित्रात्मक वर्गीकरण, अंगगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन इत्यादि। उसके बाद कई सारी चीजें हैं जो आप इसमें पढ़ लीजिएगा, जिसको बहुत ज्यादा बुलेट पॉइंट में उसको नहीं कहा जा सकता, वीडियो चूंकि लंबा हो जाएगा। मेधा सूची के लिए मैंने बात बता दिया आपको। देखिए, अगर आपने परीक्षा इसको दिया है तो इसमें आप चाहिएगा कि रीवैल्यूएशन हो जाए। आपको अगर नंबर कम आता है तो इसका कोई प्रावधान नहीं है, रीवैल्यूएशन नहीं होगा। अब चलिए आरक्षण की व्यवस्था आपको बताते हैं। आरक्षण की व्यवस्था ऊपर जो बता ही दी गई, किसको कितना आरक्षण है, इसको इसमें कुछ आपको अगर मगर ये जानने की जरूरत है। आरक्षण है, आरक्षण आवेदन में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा अगर आप नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ राज्य के प्रचलित आरक्षण नियम के अनुसार होगा और राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के ही आधार पर होगा। अगर आप आरक्षण वाले कॉलम को टिक नहीं करते हैं आप, तब आप दावा नहीं कर सकते, आप जनरल में चले जाएंगे। और उसके बाद है, आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। कहने का मतलब है यहाँ भी वहीं बाहर के लोग आराम से यहाँ आ सकते हैं, डोमिसाइल वाला ही स्थिति यहाँ बन रही है। जो बिहार के मूल निवासी हैं, आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो मूल निवासी है। जो बाहर के लोग आएंगे, भले वो किसी भी कोटि के आते हों, उनको यहाँ लाभ नहीं मिलेगा, वो जनरल में जाएंगे, यानी बाहर के लोग यहाँ आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य के बाहर के निवासी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास सन्मान्य होगा। मान लीजिए बिहार से बाहर रह रहे हैं, बहुत दिनों से बाहर है, लेकिन अगर आप अस्थायी निवासी जहां के हैं वहां का ही मान्य होगा। अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो अस्थायी निवासी आप बिहार के ही कहे जाएंगे। इसके लिए करना क्या होगा, आरक्षण के लिए, इस उक्त आरक्षण के लिए आपको उम्मीदवारों को अस्थायी आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये क्लियर हो गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी मूल आपको निवास प्रमाण पत्र इत्यादि को देना होगा, जमा करना होगा। और क्यों मिला के कहा जाए तो जो प्रमाण पत्र आपको देना है एक जाति के लिए आरक्षण का लाभ पाने के लिए, उन सबको आपको लिखना होगा। उसके बाद कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं जो सामान्य संकल्पना के विभाग से डिसेबिलिटीज इत्यादि के लिए है। वो सब विभाग से जो दिव्यांगता के लिए जो प्रमाण पत्र देते हैं उनसे आप संपर्क कर लें। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उन सारी चीजों को यहाँ दे दूंगा। निगेटिव इसमें है आपको। उसके बाद ये जब फॉर्म भरेंगे तो ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेगी। इनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ वहां से नहीं देख रहा हूँ। जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो आपको है 27 अगस्त से लेके 26 आपको सितंबर तक। ये आपको पूरा का पूरा व्यवस्था है। और शुल्क कितना लगेगा, शुल्क है समान प्रशासन बिहार की संकल्पना के आलोक में मात्र 100 रुपया शुल्क लगेगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा भी की थी। और कैसे लगेगा, आप ऑनलाइन आपको भरना है। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा। 100 रुपये जो भी चार्ज वो लेते हैं वो देना होगा। ऑनलाइन ये फॉर्म भरे जाएंगे, ये भी देखने की जरूरत है। और ये फॉर्म भरा जाएगा आपको बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से। ये जो कुछ चीजें आपको दिख रही है, ये ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में ध्यान रखिएगा। क्लियर होगा कि ये फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन भरा जाएगा। कहां से फॉर्म मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूं। चलिए, ऑनलाइन भरे जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेंगे, इन सब पे मैं अलग से कोई एक वीडियो जरूर बता दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। ये सारी की सारी व्यवस्था है बिहार ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए। बिहार जो लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये पॉइंट है, ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए से संबंधित आवश्यक विस्तृत निर्देश आयोग की वेबसाइट आपको www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएं सही और सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं टेलीग्राम
चैनल या व्हाट्सएप चैनल जो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो हमें जरूर शेयर कर दूंगा। और ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया है, बहुत आसान है, इसे आप देख लेंगे इस पत्र से। अगर जरूरत होगी तो मैं इसको आपको एक वीडियो इस पे बना के आप तक शेयर जरूर कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। प्रयास करते हैं कि आप तक ये जो इन्फॉर्मेशन है सटीकता के साथ और जो बुलेट पॉइंट्स है उसको मैं पहुंचा सकूं, और शायद मैं उसमें सफल हुआ हूं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।